Hello, my all the dear students. Very good morning to all of you. I hope you are doing well. So today we will be discussing the chapter number 2 of Geography, class 8, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So many things in just one chapter, okay? So under this chapter we will understand that how the land area got reformed over the time period, and what are the soil qualities in the different areas, how we can conserve the water, what are the misuses of water, and what is happening to the wildlife of the earth, of our world. Okay, so let's start with the short story under this chapter. So see, there is a story given, not much about it. There are two persons, मैम्बा एंड पीटर. दो लोग होते हैं, मैम्बा और पीटर. मैम्बा जहाँ पे रहती है, तंजानिया अफ्रीका में रहती है. तो आपको पता ही है अफ्रीका में पानी वगैरह की भी बहुत दिक्कत होती है. तो मैम्बा जहाँ रहती है वहाँ पे पानी नहीं है, प्लेन एरिया अवेलेबल नहीं है, तो उसको बहुत किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है पानी लेने के लिए. वापस आके फैमिली की मदद करनी पड़ती है, घर में हाथ बटाना पड़ता है, फिर ब्रदर की मदद करनी पड़ती है शिप्स रेयरिंग करने के लिए. तो उसको बहुत ही प्रॉब्लम होती है. वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है ना, तो पानी इजीली मिलता है, एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे प्लेन एरिया अवेलेबल नहीं है. वेयर एज ऑन द अदर हैंड तो पीटर की अगर बात करें तो पीटर जो है न्यूजीलैंड में सर्वाइव करता है. एज यू कैन सी, उसकी फैमिली एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी रन करती है. वो शिप रेयरिंग का काम करते हैं. देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रेसी प्लेन विथ हिल्स इन द फॉर डिस्टेंस. इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी पेस्टिसाइड्स डाल दिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं एक तरह से. तो इसमें यही चीज़ पूछे कि मैम्बा और पीटर के लिविंग एरिया में इतना डिफरेंस क्यों है. मैम्बा जहाँ रहती है वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे ठीक है पानी वगैरह भी नहीं है और इतना फर्टिलिटी भी नहीं है लैंड एरिया में. But if we talk about the Peter where he lives, there is so much water and the soil is fertile. तो ये इतना डिफरेंस क्यों है. ठीक है, तो हम ये चैप्टर का नाम ही यही कहता है, लैंड के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे. सॉइल अलग अलग क्यों पाई जाती है, वाटर अलग जगह पे, कहीं बहुत जगह पे होता है, कहीं जगह पे नहीं होता है. तो यही चीज़ हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द डिटेल्स ऑफ लैंड. ओके, लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे. अगर हम पूरे अर्थ की बात करें, पूरे अर्थ में लैंड एरिया जो एक्चुअल में अवेलेबल है वो कितना है, सिर्फ 30%. ओके, पूरे अर्थ में अगर बात करें तो लैंड एरिया 30% अवेलेबल है. 30% लैंड एरिया इज अवेलेबल. ओके, अगर 30% एरिया पे ही सारे लोग सर्वाइव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 30% एरिया जो है पूरी दुनिया का तो उसमें हर जगह पे सारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं. 70% लैंड इज अनहेबिटेटेड. ओके, अनइनहेबिटेटेड मतलब 30% एरिया जो अवेलेबल है उसमें से भी 70% एरिया पे तो लोग रहते ही नहीं हैं. इस 30% के एरिया पे भी सिर्फ 30% एरिया पे ही लोग सर्वाइव करते हैं. मतलब पूरा अर्थ है, पूरे अर्थ पे सिर्फ 30% एरिया जो है वो लैंड सरफेस एरिया अवेलेबल है जहाँ पे लोग सर्वाइव कर सकते हैं. लेकिन उस 30% सरफेस एरिया पे भी सिर्फ 30% एरिया ही वैसा है जैसे प्लेन एरिया होगा, जहाँ पे रिवर्स होती है, जहाँ पे लोग सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ है. मतलब जो लोगों के रहने की के लिए जो सरफेस एरिया अवेलेबल है, जहाँ पे प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़ है या प्लेन एरियाज अवेलेबल है वेयर दे कैन डू फार्मिंग, ठीक है, इजीली, ये सारी चीज़ें हैं. तो ये एरिया बहुत कम अवेलेबल है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ सो मच कंजस्टेड. ओके, पॉपुलेशन इसलिए क्या हमको हर जगह पे भीड़ भाड़ दिखती है, ज़्यादा एरिया अवेलेबल नहीं होता है रहने के लिए. अब पॉपुलेशन भी वहीं पे ज़्यादा होती है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. एक इंसान कहाँ पे रहना पसंद करेगा. अगर कोई फार्मर है तो जहाँ पे प्लेन एरिया अवेलेबल होगा, जहाँ पे एग्रीकल्चर वो इजीली कर सकता है. देन जहाँ पे दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, पानी वगैरह अच्छे से अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ पे वो रहना पसंद करेगा. वो पहाड़ों पे तो रहेगा नहीं जहाँ पे पत्थरों वाली चट्टानें हैं, जहाँ पे गरम गरम हवा आती है, बारिश ठीक से नहीं होती है, ऐसी जगह पे तो रहना पसंद नहीं करेगा. तो ये एक प्रेफरेंस रहता है ह्यूमंस का. इसीलिए आप देखना जहाँ पे भी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर आज के टाइम की बात करें, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट टुडेज टाइम, where hospitals, education facilities, water facilities, housing facilities are easily available,
the population is much more there in comparison with the area where no facilities are available or no basic amenities are available. Okay, जहाँ पे भी अच्छी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. जहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं है वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी. ओके, अब अलग अलग एरियाज लैंड में आते हैं, जैसे डेजर्ट एरिया भी लैंड में अवेलेबल है, वाटर एरिया है, फॉरेस्ट है, प्लेन्स है, रिवर्स है. ये सब किस में आते हैं? लैंड में ही आते हैं. ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट टोपोग्राफी. हो गया द रग्ड टोपोग्राफी. टोपोग्राफी का मतलब ही वही है, द पोजिशन ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स एंड द प्लेन सरफेस एरियाज. ओके, उसको टोपोग्राफी बोलते हैं कि माउंटेन्स कहाँ पे हैं, किस एरिया में है, प्लेन एरिया कैसा है, वो सारी चीज़ों को हम टोपोग्राफी के अंडर में लेते हैं. ओके, सी यू कैन सी. अब लैंड क्या है, एक टाइम के ऊपर बदलता रहता है. लैंड फॉर्म्स जो होती है, जैसे सर्टेन मान लो कि ये सर्टेन अपना लैंड एरिया है, तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स आए होंगे यहाँ पे, इसको सिर्फ ऐसे सर्वाइव करने के लिए इस लैंड को यूज़ करते होंगे. फिर जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स ग्रो होती गई, उन्होंने यहाँ पे फार्मिंग करना शुरू किया होगा. ठीक है, अलग अलग एरियाज़ में फार्मिंग करते होंगे. फिर और ग्रो होते गए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस होती गई ओवर द टाइम पीरियड, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी हुआ होगा. रोड्स वगैरह बने होंगे, बिल्डिंग्स बनी होंगी बहुत सारी. ठीक है, तो एक लैंड एरिया जो है वो हमेशा एज पर द टाइम पीरियड चेंज होता रहता है. ठीक है, वो कभी सेम नहीं रहता. जैसे आप यहाँ पे जो फोटो देख रहे हो, ये यहाँ पे बहुत सारे घर आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी कभी ना कभी फार्मिंग वगैरह करते होंगे. जैसे ये एक दो एरिया अवेलेबल भी हैं एग्रीकल्चरिंग के लिए, आप देख सकते हो इसमें. फिर धीरे धीरे जैसे आगे पॉपुलेशन बढ़ती गई, आगे डेवलपमेंट होते गए, कंस्ट्रक्शन का काम चला, तो ऐसे ही डेवलपमेंट होते गए. ये एरिया कहाँ का है? सेल्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया, जर्मनी के पास. ठीक है, नोटिस इन हाउ मेनी वेज द लैंड हैज़ बीन यूज्ड इन द अबव पिक्चर्स. तो एक ही लैंड को किस तरह से यूज़ किया ये बताया गया. यहाँ पे फार्मिंग भी चलती है, ये सर्टेन जो एरिया दिख रहा है आपको. ठीक है, फार्मिंग चलती है, लोग रह भी रहे हैं. यहाँ पे रिवर भी अवेलेबल है, ये रिवर वैली है ये पूरी, और रिवर के आसपास ही सारे घर हैं ताकि उनको पानी की भी कमी ना हो. और ये एरिया देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बारिश भी अच्छी होती होगी, क्योंकि यहाँ पे ये फॉरेस्ट भी दिख रहे हैं, बहुत घने फॉरेस्ट, जो ट्रीज़ हैं वो भी हैं. ठीक है, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द और कौन कौन से पर्पस के लिए अब लैंड को यूज़ कर सकते हैं, लैंड यूज़. ठीक है, अब लैंड यूज़ कौन कौन से पर्पस के लिए करते हैं कि आपको पता होगा. एग्रीकल्चर करते हैं एक तो, उसके बाद फॉरेस्ट्री का काम करते हैं. ठीक है, माइनिंग का है, बिल्डिंग हाउसेस है, घर वगैरह बनाते हैं. देन रोड का काम करते हैं, रोड बनाते हैं. ये आप इसमें सारी चीज़ें देख सकते हो. ठीक है, तो एक लैंड पे बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है. ओके, एंड द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स. ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. तो लैंड यूज़ के ऊपर अफेक्शन किस चीज़ का पड़ेगा कि वहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है. सबसे पहले तो कौन कौन से ऐसे मेन फैक्टर है जो लैंड यूज़ पे अफेक्ट करता है? टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ये क्या है? लैंड एरिया के यूज़ पे अफेक्ट करते हैं. जहाँ पे ये फैक्टर बहुत सही से अवेलेबल होंगे, जैसे क्लाइमेट है जहाँ पे बारिश बहुत अच्छे से होती होगी, मिनरल्स इजीली अवेलेबल होंगे, टोपोग्राफी ठीक से होगी. जहाँ पे प्लेन एरिया अच्छा है तो वहाँ पे क्या है, लैंड यूज़ ज़्यादा होगा. ठीक है, लेकिन अगर बात करें बैरन लैंड की, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं है, बारिश नहीं होती है, वाटर रिवर वैलीज नहीं है, तो वहाँ का लैंड कोई भी यूज़ के लिए काम का नहीं है. कोई भी वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा, लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे. ओके, और लैंड एरिया क्या है? इट मे बी अ प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी. लोग एक ऐसे प्राइवेटली भी ओन करके रखते हैं, जैसे खेत होते हैं प्राइवेट होते हैं उनके, है ना, ये हमारी जगह, हम यहाँ पे खेती करते हैं. एंड लैंड कैन बी द पब्लिक एरिया ऑल्सो. सरकारी जगह भी होती है. ठीक है, जहाँ पे सरकार कंस्ट्रक्शन का काम करती है, लोगों के लिए घर वगैरह बनाती है, सरकारी घर जो होते हैं, रोड्स बनाती है, बहुत सारी चीज़ें करती है सरकार. तो लैंड कैन बी द प्राइवेट प्रॉपर्टी, इधर प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी. ओके, देन थ्रेट्स क्या है? एक लैंड एरिया को खतरा क्या हो सकता है? ठीक है, देखो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि सबसे पहले ये 1 2 3 4 सबसे पहले ह्यूमन बींग्स जो थी, ये सेम जगह है ना, ये जगह अलग अलग नहीं है, सेम जगह है. सबसे पहले इस जगह पे खेती बाड़ी का काम करते ह्यूमन बींग्स जो है, शिप रेयरिंग का काम करते.
फिर धीरे धीरे यहाँ पे घर बनने लगे, ये पक्के घर बनने लगे, ट्रैक्टर्स आने लगे। पहले ये ठीक है, देन ये एक धीरे धीरे गांव से सिटी में कन्वर्ट होने लगा, ठीक है, बस वगैरह चलने लगी और धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ी सिटी में कन्वर्ट हो गया। रोड्स बन गए, बहुत पक्के रोड बन गए, बिल्डिंग्स बन गई, प्ले पार्क बन गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। तो एक लैंड क्या है, एज पर द टाइम बदलता रहता है, चेंज इन लैंड यूज ओवर द टाइम, इसका टाइटल भी यही दिया गया है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। अब एक लैंड को किस वे में हम कंजर्व कर सकते हैं, किस वे में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एफॉरेस्टेशन। ओके, एक लैंड को मतलब लैंड इरोजन जो होता है, सॉइल इरोजन जो होता है, उससे बचाने के लिए हमें एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। एफॉरेस्टेशन दैट मीन्स यू कैन से दैट फॉरेस्ट एरियाज को बढ़ाना, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन बोल सकते हैं, एफॉरेस्टेशन बोल सकते हो। लैंड रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है? लैंड रिक्लेमेशन मतलब जो भी एरिया अवेलेबल है लैंड का, उसको बेस्ट ऑप्टिमम वे में पॉसिबल करना, यूज़ करने के लिए, ठीक है। जैसे दुबई है, दुबई में क्या है, फर्टाइल लैंड अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे रेत ही रेत है, बट स्टिल उन्होंने क्या किया, लैंड रिक्लेमेशन किया। उन्होंने बहुत बड़े आप बोल सकते हो बीच बना दिए, बीचेस है ना, जो समुद्र के बाजू में होते हैं, और वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े घर बनाए। एक्चुअली एक सिंपल मेथड है, इसमें ज़्यादा इतना कोई क्रिटिकल या रिजिड मेथड नहीं बोल सकते इस चीज़ को, बहुत ही अच्छा मेथड है। तो लैंड रिक्लेमेशन इसको बोलते हैं, एक लैंड एरिया को बढ़ाना सर्वाइव करने के लिए या ऑप्टिमम वे में यूज़ करने के लिए, ठीक है। देन अब लैंड कंजर्वेशन जो है, तो उसमें और क्या चीज़ कर सकते हैं, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सॉइल पे ज़्यादा ओवर क्वांटिटी में पेस्टिसाइड्स तो नहीं स्प्रिंकल कर रहे, ओके। देन जो है फर्टिलाइजर्स तो ज़्यादा नहीं डाल रहे, क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स क्या है, कहीं ना कहीं इनके साइड इफेक्ट पड़ते हैं सॉइल पे। कभी ना कभी एक सॉइल क्या है, अपनी फर्टिलिटी खो देगी, या फिर उसकी जो क्वालिटी है, फर्टिलिटी की क्वालिटी, ग्रो करने की जो ताकत है, वो कम हो जाएगी। देन चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग। बहुत बार क्या है, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, चराने जाते हैं जो भेड़ बकरी, तो ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, सर्टन एक लिमिट में वो होनी चाहिए, ठीक है। मास मूवमेंट ऑफ रॉक, बहुत बार क्या होता है, भूस्खलन जो होता है, जैसे जो पहाड़ से लैंडस्लाइड्स, ये दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है ये लैंडस्लाइड, कि पहाड़ से एक साथ से पत्थर वगैरह गिरते आपने देखा होगा। बहुत बार बारिश के टाइम पे ज़्यादा होता है, भूस्खलन होता है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमालयाज है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे पत्थर वगैरह गिरते हैं पहाड़ों से, रोड ब्लॉक कर देते हैं, बहुत बार हादसे भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो एक हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो है, वहाँ पे भी ये चीज़ हुई थी। अब देख सकते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान तिब्बत रोड, नेशनल हाईवे, तो वहाँ पे भी ये लैंडस्लाइड हुआ था। नेशनल हाईवे 22 पे ये लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम हुई थी, ओके। अब ये लैंडस्लाइड का जो प्रॉब्लम है, इसको हटाया कैसे जाए, मतलब इसको कम कैसे किया जाए, जो पहाड़ से पत्थर वगैरह गिरते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, इसको कम कैसे किया जाए। तो मिटिगेशन मैकेनिज्म, इसके अंदर एक तो आता है हजार्ड मैपिंग, ओके। हजार्ड मैपिंग दैट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ दैट सर्टेन एरिया वेयर द मास मूवमेंट ऑफ रॉक हैपन्स, the government of that certain area should make hazard mapping process, okay। उनको एक hazard मैपिंग करनी पड़ेगी, मतलब एरिया को मैप करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती है, लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम कहाँ पे ज़्यादा होती है। अगर ये एरिया गवर्नमेंट को पहले से ही पता पड़ेगा कि इस एरिया में ये लैंडस्लाइड ज़्यादा हो रहे हैं, पहाड़ों से पत्थर वगैरह ज़्यादा गिरे, तो वो उस एरिया को अवॉइड कर सकते हैं, और इंसिडेंट्स होने से अगर किसी की डेथ हो जाती है वहाँ पे, तो इस चीज़ को वो कम कर सकते हैं, हजार्ड मैपिंग। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल। रिटेंशन वॉल दैट मीन्स जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ के आजू बाजू ये रोड है। अब इस पहाड़ से पत्थर वगैरह गिरते जाते हैं, ऐसे भूस्खलन जो होता है, ठीक है, बारिश के टाइम पे, तो हो सकता है यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, रिटेंशन वॉल नहीं होती, तो पत्थर क्या आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये रोड पे ना आए, इसके लिए क्या करते हैं, ये पहाड़ के बाजू में रिटेंशन वॉल क्रिएट कर देते हैं, रिटेंशन वॉल, जिससे क्या होगा, जब भी भूस्खलन होगा, ये जो पत्थर गिरेंगे तो यहाँ पे आके रुक जाएंगे, ये रोड पे नहीं आएंगे।
जिससे क्या होगा, रोड पे अगर कोई गाड़ी वगैरह जा रही है तो कोई एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसको रिटेंशन वॉल बोलते हैं। पहाड़ के चारों तरफ ये एक प्रोटेक्शन लगा देते हैं एक तरह का, ठीक है। देन इंक्रीज वेजिटेशन, ऑब्वियसली इफ ऑब्वियसली अगर हम क्या करें, पहाड़ के ऊपर वेजिटेशन बढ़ा दें, पेड़ पौधे ज़्यादा लगा दें, ठीक है, पेड़ पौधे ज़्यादा लगा दें, तो इसकी जो रूट्स है, ये रूट्स पहाड़ के अंदर तक जाएंगी और ये मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, जिससे क्या होगा, जो लैंडस्लाइड का जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। ऑलमोस्ट अराउंड 60 to 70% विल बी ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ लैंडस्लाइड्स, ओके। क्योंकि ये रूट्स जो होती है पेड़ की, वो क्या मिट्टी वगैरह से जकड़ के रखती है, उसको पकड़ के रखती है। देन नेक्स्ट है सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क क्या चीज़ है? वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। मतलब जहाँ पे स्पेशली कोई सरफेस है, जैसे ये ऐसे ऐसे कोई सरफेस हो रहा है जहाँ पे ये ड्रेनेज ज़्यादा होगा पानी का, ठीक है, तो फोर्स ज़्यादा पड़ेगी, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिट्टी का कंट्रोल लगा सकते हैं, मिट्टी के स्प्रिंग फ्लोज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सरफेस जो है वो रुक जाएगा पहाड़ से, मतलब जो पानी वगैरह का फ्लो ज़्यादा हो रहा है वो रुक जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये रिटेंशन वॉल का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ये, ठीक है, यहाँ पे लगा रखी है, ये दीवार वगैरह खड़ी कर रखी है, जिससे क्या है, अगर कोई लैंडस्लाइड होती है तो वो पत्थर वगैरह गिरते तो रुक जाएंगे, वो सड़कों पे नहीं आएंगे, ओके। नाउ दिस इज द नाउ वी विल टॉक अबाउट द सॉइल, ठीक है, सॉइल के बारे में हम बात करेंगे। सो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, ओके। तो मिट्टी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनाने में 100 साल से ऊपर लग जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब एक हमारा जो सरफेस एरिया है वो ऐसा नहीं कि पूरा सेम है अंदर तक, ठीक है, इसमें फ़र्क है। जैसे टॉप लेयर की बात करें, टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, सब सॉइल विथ सैंड, फिर नीचे बात करेंगे तो सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले आएगा। देन थर्ड लेयर की बात करें तो वेदर्ड रॉक मटेरियल, एंड फोर्थ लेयर है वो पेरेंट रॉक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए, देन वी विल डिस्कस इट लेटर, ओके। What is soil profile? A vertical section cutting through the soil showing the different layers of the soil is called a soil profile. Soil profile can be seen by looking at the sides of a recently dug trench or while digging a well or a foundation of a building. Soil has 3 different layers: topsoil, subsoil and substratum. Topsoil. It is the most useful part of the soil. It is dark in color because it is rich in minerals and humus. Plant roots also grow in the topsoil. Many living things like insects, worms, bacteria and rodents live in the topsoil. It contains the decayed remains of dead plants and animals which forms humus. Humus makes the topsoil very fertile. Subsoil. The layer of soil just below the topsoil is called subsoil. It is lighter in color and has little humus. It is made up of slightly bigger rock particles which makes it harder and more compact. It contains very little living organisms. Substratum. The layer of soil just below the subsoil is called the substratum. It mainly consists of partially broken or weathered rocks. These rocks keep breaking from the bedrock which is just below the substratum. It is this bedrock that has produced soil over a long period of time. There are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil. So I hope आपने ये वीडियो देख लिया होगा। So हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ओके। अब सॉइल को फॉर्म कैसे करते हैं, अब कौन कौन से फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम है आप चाहो तो इसको नोटबुक में बना भी सकते हो। सॉइल है तो सबसे पहला फैक्टर तो क्या है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ह्यूमन बींग्स लिविंग लाइफ और द एनिमल लिविंग लाइफ, यू कैन से वॉट एवर, क्लाइम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब क्लाइमेट है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, इन्फ्लुएंस कैसा है, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन,
ठीक है, जहाँ पे बारिश वगैरह अच्छी हो रही है तो वहाँ पे ऑब्वियसली सॉइल फर्टिलिटी अच्छी होगी। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो वहाँ के लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह ज़्यादा करते हैं। टाइम जो है डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। टाइम जैसे यहाँ पे अपने अभी हमने अभी पढ़ा कि 100 ईयर्स टेक करता है सॉइल को फॉर्मेशन में, एक सेंटीमीटर की सॉइल बनाने में, ठीक है, अराउंड 1 सेंटीमीटर की सॉइल बनाने में, तो टाइम बहुत मैटर करता है। देन फ्लोरा फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। ओके, तो ये जो फ्लोरा एंड फाउना है एक तरह से ये भी अफेक्ट करता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। फ्लोरा दैट मीन्स वहाँ पे कौन कौन से तरह के प्लांट्स है, ट्रीज अवेलेबल हैं, ओके, और फाउना दैट मीन्स कौन से टाइप के एनिमल्स है वहाँ पे, ओके, कौन से एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, ये एरिया पे डिपेंड करता है कैसा एरिया वहाँ पे अवेलेबल है। रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। ओके, ऑब्वियसली रिलीफ मतलब स्लोपी एरिया है, प्लेन एरिया है, ये भी एक सॉइल फॉर्मेशन पे डिपेंड रहता है। ऑब्वियसली अगर स्लोपी एरिया होगा तो वो सॉइल क्या है, हमेशा स्लाइड होती रहेगी बराबर से, ठीक है, वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रह पाएगी। पेरेंट रॉक ऑब्वियसली डिटरमाइंस कलर्स, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, प्रीमेबिलिटी, ओके, परमिनिबिलिटी। तो पेरेंट रॉक जो होते हैं, पत्थर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनका जो टेक्सचर कैसा है, जो पहाड़ी होती है, पत्थरों जैसी दिखती है, जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता एग्रीकल्चरिंग करना, बट वो भी एक सॉइल फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में भी आ सकता है आपके, ठीक है। नाउ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ओके, तो डिग्रेडेशन क्यों होता है अब बता सकते हैं। ऑब्वियसली डिग्रेडेशन क्यों होगा, ओवर फार्मिंग कर देते हैं, ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं। अब एक ही जगह पे बार बार एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें भी क्या है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो कम होती जाती है। ओके, फर्टिलिटी एक टाइम पे खत्म हो जाएगी सॉइल की, द सॉइल विल बी ऑफ नो यूज एट अ सर्टेन टाइम। ओके, तो ये सारे जो डिग्रेडेशन है, आपको ऑब्वियसली पता है डिग्रेडेशन तो कैसे होता है, लेकिन अब इस डिग्रेडेशन को बचाया कैसे जाए, कंजर्व कैसे किया जाए, कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या है, ठीक है। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें, सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। ओके, तो सॉइल के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, इरोजन, जो कटाव पड़ जाता है मिट्टी में, ठीक है, पानी की कमी होती है जिससे, और मिट्टी सॉइल कम होती रहती है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स अपने पर्पस के लिए सॉइल को यूज़ करती है, जिससे एक टाइम के बाद क्या है, सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाता है, डिग्रेडेशन होता है, सॉइल की क्वालिटी कम हो जाती है। और नेचुरल फैक्टर्स है लाइक द नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे बारिश होना बंद हो जाती है अचानक से, ड्रॉट्स पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग कंजर्वेशन मेथड दिए गए हैं, ठीक है। मल्चिंग क्या होता है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। एक क्या करते हैं, स्ट्रॉ सिस्टम लगा देते हैं, जैसे प्लांट्स के बीच में अगर कोई एरिया है जहाँ पे लैंड एरिया अवेलेबल है, जहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं, तो वहाँ पे वो स्ट्रॉ सिस्टम रखेंगे, पाइपलाइंस वगैरह, और थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल सिस्टम रहेगा, पानी निकलता रहेगा, जिससे क्या होता है, मॉइस्चराइजेशन रहेगा, मॉइस्चर रहेगी, सॉइल सूखी नहीं पड़ेगी, जिससे सॉइल इरोजन भी कम कर सकते हैं। contour barriers that means stones, grass, soil are used to build barriers along contours। आपने देखा होगा जैसे खेतों में भी होता है कि दो खेतों के बीच में से मिट्टी की ही एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जैसे कोई पानी वगैरह बह रहा हो तो उस पर मिट्टी की ही रुकावट, बैरियर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। वो पत्थरों से भी क्रिएट कर सकते हैं, मिट्टी से भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दी यूजेबिलिटी। ओके, ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। बहुत बार होता है कि ट्रेंचेस बना देते हैं जिसमें पानी वो लोग जमा कर सकें, ठीक है, जो बारिश का पानी होता है वो वेस्ट ना हो जाए, तो पानी जमा करने के लिए भी वो बैरियर्स के आगे क्या करते हैं, ऐसे गड्ढे वगैरह बना देते हैं, कुछ भी करते हैं पानी जमा करने के लिए। रॉक डैम्स होते हैं, रॉक डैम्स है, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स गिलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस, ठीक है। जैसे ये नदी है, ठीक है, ये नदी इस तरफ जा रही है, अब यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं, यहाँ पे पानी जैसे इनको थोड़ा थोड़ा चाहिए वो आ नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, यहाँ पे भी खेत हैं, तो ये नदी का पानी इस तरफ, ये बारिश के टाइम पे ज़्यादा जाता है। तो ये रॉक डैम्स क्या है, यहाँ पे पत्थरों की लाइन से पत्थर जमा देंगे नदी के फ्लो जहाँ पे जा रहा है वहाँ, जिससे नदी का फ्लो क्या है यहाँ पे कम हो जाएगा और ये यहाँ पे मुड़ जाएगा। ओके,
यहाँ पे मुड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा पानी इन खेतों में भी जाएगा वगैरह, ठीक है। तो फ्लो को कम करने या बदलने के लिए, नदी के फ्लो को बदलने के लिए रॉक डैम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह से सॉइल कंजर्वेशन मेथड में ही आता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। देन टेरेस फार्मिंग, इस चीज़ को टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। पहाड़ पे एक तरह से आपको स्टेयर्स रखी हो, है ना, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो ऐसा दिखेगा आपको, टेरेस फार्मिंग। और सर्टेन एरिया पे, यहाँ पे क्या होता है, जब भी बारिश होती है तो पानी, इस पे क्या फ़ायदा होता है, एक जगह पे रुकता नहीं है। बारिश होती है, पानी क्या इधर ऐसे 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 गिरता रहेगा और एक जगह पे रुकेगा नहीं पानी, और सब जगह पे पानी बराबर मिलेगा। टेरेस फार्मिंग बहुत जगह पे करते हैं, जहाँ पे स्लोपी एरियाज़ होते हैं, हिली एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे प्लेन एरिया अवेलेबल नहीं होते, तो टेरेस फार्मिंग ही करनी पड़ती है। कुंटर प्लोविंग जो हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है, कुंटर प्लविंग, ये सर्टेन ट्रेंचेस क्रिएट कर देते हैं पानी वगैरह को जमा करने के लिए। टेरेस फार्मिंग है। इंटरक्रॉपिंग, व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग दैट मीन्स different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash, okay। तो सर्टेन एरिया है, सर्टेन एरिया पे एक एक रो में अलग अलग फार्मिंग करेंगे, ठीक है, अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है, जिससे रेन पता पड़ता है कि रेन ज़्यादा हो रही है तो कौन कौन से क्रॉप्स को सूटेबल है, कौन कौन से प्लांट्स के लिए सूटेबल है ये रेन, कौन कौन से प्लांट्स के लिए ये क्लाइमेट सूटेबल है, ये पता लगाने के लिए, ठीक है। देन कंटूर प्लविंग दैट मीन्स प्लविंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, ओके। कंटूर प्लविंग यही होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे ये जा रहा है, बारिश वगैरह का पानी है, तो यहाँ पे सर्टेन ऐसे खड़े स्लोप्स कर देंगे, ठीक है, जिससे पानी को रोक सके एक्चुअल में, फ्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ अ हिल स्लोप, ओके, टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर, एक नेचुरल बैरियर जिससे पानी के फ्लो को थोड़ा रोका जा सके, एक साथ से फ्लो ना हो पाए, ठीक है। देन ये शेल्टर बेल्ट्स, इसको बेल्ट क्यों बोलते हैं? शेल्टर का मतलब तो आपको पता है, छाया देना। In the coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. Okay, तो एक लाइन में पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है, जिससे जैसे स्पेशली जो ड्राई रीजन्स होते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पे ये इस तरह की शेल्टर बेल्ट्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं। लाइन से एक रो में पेड़ लगाते हैं जिससे हवा का रुख कौन सी तरफ है ये सारी चीज़ें पता पड़े, ओके। विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, जिससे सॉइल को भी बचाया जा सके, उसके पेड़ों के अंडर में जो सॉइल होती है उसको, ओके। ये एक्टिविटी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, ओके। देन वाटर, नाउ वी विल टॉक अबाउट द वाटर। वाटर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट रिसोर्स एज यू ऑल नो, ओके। तो अगर लाइफ की बात की जाए तो लाइफ सबसे कितने साल पहले शुरू हुई थी? एक ह्यूमन बींग्स की जो जीवन है वो कब शुरू हुआ था? 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, ओके। तो बहुत ही टाइम हो गया, मतलब अर्थ पे एनिमल्स की भी अगर बात करें, एनिमल्स की जो जीने की शुरुआत हुई थी, डायनासोर अगर कुछ भी, 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ही लिविंग लाइफ की शुरुआत हो गई थी धरती पे, ठीक है। अब इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर इज़ नियरली अवेलेबल, अराउंड 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ अवेलेबल एज वाटर, ओके। अर्थ पे क्या है, 2/3% जो है, अराउंड मोर देन 70% आप बोल सकते हो, तो वो पानी से ही अवेलेबल है, पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। बट इट इज़ ऑफ नो यूज़, वाई? इतना ज़्यादा पानी है लेकिन यूज़ के लिए नहीं है, वाई? बिकॉज द अर्थ्स मोस्ट ऑफ द वाटर क्वांटिटी इज सलीन, ओके। खारा पानी है विच इज़ ऑफ नो यूज़, फ्लोराइड है उसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओशन वाटर इज सलीन, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इंसानों को पानी क्या है, मीठा पानी चाहिए यूज़ करने के लिए, एग्रीकल्चरिंग करने के लिए मीठा पानी चाहिए, पीने के लिए मीठा पानी चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन बींग्स के यूज़ में हैं, यूज़ करने के लिए जो पानी की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए मीठा पानी चाहिए, खारा पानी वो लोग यूज़ नहीं कर सकते, ओके। और अगर खारे पानी को कन्वर्ट करना है मीठे पानी में तो उसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। जैसे दुबई है, दुबई में ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोसेसिंग मशीन्स लगा रखे, कन्वर्टेबल मशीन्स लगा रखे हैं जो खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, लेकिन उनके पास इतना पैसा भी है बिकॉज दे हैव ऑयल वेल्स, ओके। उनके पास कुएँ हैं तेल के, तो तेल बेच बेच के बहुत पैसा कमाया है उन्होंने। सो फ्रेश वाटर इज़ ओनली अवेलेबल अराउंड
2.7%. ओके, 2.7% is only available of fresh water. ठीक है, of these 70% as ice and glaciers. अगर इस 2.7% की भी बात करें, ये 2.7% में से भी 70% जो पानी है इसका 2.7% का, वो किस में है, कौन सी फॉर्म में, ग्लेशियर्स में है. जैसे अंटार्कटिका को ले लो तो वहाँ पे बर्फ बना हुआ है. तो 2.7% का भी 70% पानी जो है वो ग्लेशियर्स में अवेलेबल है. तो ह्यूमन यूज़ के लिए ओनली कितना पानी अवेलेबल है, 1%. ओके, 2.7% में 70% पानी तो ग्लेशियर्स में कन्वर्टेड है. तो सिर्फ 1% पानी जो है अर्थ पे वो ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है, पीने का पानी है. तो इसीलिए आप देख सकते हैं बहुत जगह पे पानी की हैवी अमाउंट में बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत ही कमी पाई गई है, लैक है, पूरा स्कैरसिटी है. ठीक है. नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट, नीदर एडेड नॉट डिलीटेड, वाटर साइकिल ऑपरेट्स. ओके, अब कभी भी अर्थ पे जो पानी है ना, एक चीज़ याद रखना, कभी भी अर्थ पे पानी है वो ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है, वो इट रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, द क्वांटिटी ऑफ वाटर नेवर इंक्रीजेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनी सीजन एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर नेवर डिक्रीजेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रॉट और नो रेनी सीजन. ओके, पानी नहीं गिरता है इसका ये मतलब नहीं कि धरती से पानी कम हो गया. अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसका ये भी मतलब नहीं कि अर्थ पे पानी ज़्यादा हो गया. ये एक तरह से क्या है, पूरा सिस्टम होता है, वाटर साइकिल का सिस्टम आप बोल सकते हो. ठीक है, वाटर साइकिल आपको पता ही है. वाटर साइकिल का सिस्टम क्या है, जो पहाड़ वगैरह होते हैं, जो नदी नाले होते हैं, समुद्र होते हैं, उससे पानी इवेपोरेट होता है. ओके, स्पेशली इन द समर सीजन्स जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है. ओके, ऊपर जाते कंडेंसेशन होता है, बादल बनने का काम होता है. एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स, जो भाप होती है, एक तरह की उमस होती है, वो भी जाती है प्लांट्स से जो निकलती है सनरेज की वजह से. ओके, तो ये इवेपोरेशन इतना बढ़ जाता है कि जो बादल होते हैं वो, उनका जो इवेपोरेशन का जो वजन है एक तरह से, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो उनके ऊपर ले नहीं पाते, फ्लाई नहीं कर पाते. तो एक टाइम के बाद क्या है, वो बारिश वो पानी बन के वापस गिर जाता है सरफेस एरिया पे. ठीक है, जो पूरा पानी है क्लाउड बन जाते हैं उसके बाद. तो ये पूरा एक सिस्टम है. बारिश का जो पानी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, गिरता रहता है. ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में बारिश नहीं हो रही तो पूरे अर्थ पे कहीं नहीं हो रही. इंडिया में नहीं हो रही तो कहीं और एरिया में हो रही होगी, अमेरिका के तरफ हो रही होगी, अमेरिका में नहीं हो रही तो और कहीं और हो रही होगी. ठीक है, अंटार्कटिका में हो रही होगी, कहीं भी हो रही होगी. तो बारिश क्या है, कांस्टेंट रहती है, गिरती रहती है ऑल अराउंड अर्थ. ओके, वो घूमती रहती है. जैसे इंडिया से जाएगी, मतलब सबसे पहले साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद आई यूरोप रीजन में, फिर उसके बाद एशिया रीजन की तरफ आएगी. ऐसे कांस्टेंट रहती है बारिश, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है. ओके, नाउ वाटर शॉर्टेज बहुत हो रहा है, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. ओके, तो वाटर शॉर्टेज क्यों हो रहा है, वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन. क्योंकि हमेशा क्या है, आपने देखा होगा साल भर साल बारिश जो गिरती है उसका फॉर्म बदलता रहता है. ठीक है, पहले बारिश बहुत लंबे टाइम तक चलती थी. एक ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी एक स्पेशल इम्पैक्ट डालता है बारिश के गिरने पे. ठीक है, पहले क्या होता था, बारिश 4 महीने तक गिरती थी, धीरे धीरे करके गिरती थी. अब क्या होता है, बारिश पहले के 2 महीने नहीं गिरती है, बाद के 2 महीने गिरती है, लेकिन वो 4 महीने की एक साथ गिर जाती है. जिससे क्या होता है, फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है, बाढ़ वगैरह ज़्यादा आ जाती है, फसलें भी तबाह हो जाती हैं. तो एक ग्लोबल वार्मिंग का भी एक आप इम्पैक्ट बोल सकते हो ये. तो डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे बारिश जहाँ पे कम गिरनी चाहिए एक साथ गिर जाती है. ठीक है, जिससे फसलें वगैरह भी बर्बाद हो जाती है. तो ये सारी दिक्कतें बहुत चलती हैं. स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ऑब्वियसली वाटर कंजम्पशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, स्पेशली इंडिया में तो बहुत जगह पे पानी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है. तो पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है. ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से लोग लगातार पानी को यूज़ करते रहते हैं, जिससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो रहा है और कमी बहुत आ रही है. कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, ऑब्वियसली पानी को, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत बढ़ रहा है, अब इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, जितना भी उनका वेस्ट है, जितना भी स्क्रैप है, ओके, वेस्ट केमिकल्स हैं, वो लोग कहाँ पे फेंकते हैं, पानी में, द रिवर्स ऑल्सो.
जिससे क्या होता है, पूरा पानी जो है क्या है, इट इज़ बिकमिंग कंटेमिनेटेड, ओके, कंटेमिनेट हो रहा है, पॉइजन जहरीला बन रहा है पानी, विच इज़ ऑफ नो यूज़। जैसे ये यमुना, रिवर यमुना का एग्जाम्पल दे रखा है, रिवर यमुना इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल सॉरी इन्फ्लुएंस एंड गार्बेज। कचरा वगैरह डाल रहे हैं यमुना रिवर में, इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल रहे, कचरा जो होता है इंडस्ट्री का, ठीक है, लोगों के घरों का जो कचरा होता है वो भी इसमें जाता है, जिससे क्या है, पूरी पोल्यूशन वाली हो गई यमुना रिवर, जो पीने लायक नहीं है। अभी रिसेंटली जो आप देख सकते हैं कि ये लॉकडाउन हुआ है, इसमें बहुत सारे रिवर्स क्लीन अप हो गई है ये लॉकडाउन के अंदर। वो इसलिए हो गया क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, तो जिससे इंडस्ट्री का जो वेस्ट था वो नदी में जाना बंद हो गया, ठीक है। और अब बोल सकते हो जो दूसरा गार्बेज है सीवेज का, वो सब भी इतना कम हो गया, ज़्यादा नहीं जाते था, जिससे क्लीन हो गई थी बहुत सारी रिवर, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। बट अब जैसे जैसे लॉकडाउन हट गया, अनलॉक 1 और 2 आ गया, तो वापस से इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलेगा और वापस से नदियाँ ख़राब हो जाएंगी, और शायद पहले से ज़्यादा ख़राब होंगी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ाएंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नुकसान हो गया। देन अब मेन कंटेमिनेंट्स क्या है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कौन नुकसान पहुंचाते हैं पानी को, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, जो हमने बात कर ली, और केमिकल्स हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में छिड़के जाते हैं, स्प्रिंकल करते हैं केमिकल्स को, ठीक है, ये है। तो केमिकल्स भी क्या है, एक तरह से कंटेमिनेशन का काम ही करते हैं पानी के लिए, ठीक है, मिक्सअप जब होता है अंदर सॉइल के अंदर जब जाता है तब। देन अब वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाएगा, यहाँ पे दे रखा है, सी नाउ वाटर कंजर्वेशन। अब अगर बात करें हम वाटर वगैरह को, वाटर हार्वेस्टिंग है, इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। तो पानी को बचाया कैसे जाए, ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन, वही फॉरेस्ट एरिया को ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है, जिससे रूट्स जो होती है पेड़ों की वो पानी वगैरह को सोख लेती है, संभाल के रखती है एक तरह से। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो बारिश का पानी होता है उसको बहने ना दिया जाए, उसको किसी ना किसी तरीके से बचा के रखा जाए। जैसे हमारे एरियाज़ में भी, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बारिश होती है, वी शुड सेव दैट रेन वाटर बाय क्रिएटिंग सम टैंक्स, और बाय वी कैन से बाय पुटिंग सम टैंक्स ऑन आवर टेरेस एरियाज, ओके। अगर हम कुछ टंकी वगैरह है या कुछ रख दे जिसमें हम पानी जमा कर सकते हैं घर की छत के ऊपर, ओके, हम कोई पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं जिससे जो बारिश का पानी है सीधा हमारे घर के नीचे जो टंकी होती है पानी की, वहाँ पे जमा हो जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छे वेज हैं ये बारिश के पानी को बचाने के, इससे वाटर स्कैरसिटी बहुत ही अच्छी मात्रा में कम हो सकती है, ठीक है, लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी पानी के लिए, ठीक है। देन लाइनिंग कैनाल्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस बाय सीपेज, ओके, कैनाल्स वगैरह बनाए जाने चाहिए। कैनाल्स आपको पता ही है, जो रिवर्स होती है, ओके, एक रिवर पे बांध जो बनाते हैं, इधर पानी रोकने के लिए कैनाल बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बंद कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये कैनाल्स किस वे में बनाते हैं, जैसे मान लो कि 2 एरियाज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे अकाल पड़ रहा है एक तरह से, ठीक है, तो ये जो रिवर्स है उनको इस वे में किया जाएगा, यहाँ पे पानी वगैरह रोका जाएगा, जिससे अब यहाँ पे इस वे में ये फॉर्म किया जाएगा कैनाल, कि पानी जो है वो जहाँ पे अकाल पड़ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा, वहाँ पे चला जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये कैनाल्स को एज पर द रिक्वायरमेंट ओपन करते रहेंगे। ये आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े कैनाल्स हैं, इवन इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट माही बजाज सागर बांध आपने सुना होगा, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो होता है, ये वाटर स्प्रिंकलर है, ठीक है, ये बहुत जगह पे पाया जाता है, खेतों में ज़्यादा यूज़ में होता है ये स्प्रिंकलर सिस्टम। पाइपलाइन फिट कर देते हैं सर्टेन, और फिर उसमें से स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, पानी छिड़कते रहते हैं, जिससे ऐसा ना हो कि पूरा पानी पाइप से एक ही जगह पे जा रहा है, उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हैं कि पूरा पानी है वो पूरे खेत में जाएगा, ऐसे घूमता रहता है बहुत जगह पे, ऐसे मशीन वगैरह लगती है, और ये पानी जो है ऐसे स्प्रिंकलर, ये पूरी मोटर जो है घूमती रहती है, जिससे पानी पूरे खेत में गिरता है, ना कि एक जगह पे जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम इसको शुरू करें नेचुरल वेजिटेशन, तो ये होता क्या है इसके बारे में एक वीडियो देख लीजिए आप। Biosphere, flow of energy. By the end of this topic, you will be able to understand biosphere
and flow of energy in the ecosystem. Biosphere. Earth comprises of four spheres: lithosphere, solid rocky crust covering the entire planet; hydrosphere, water on the earth; biosphere, all living organisms; atmosphere, body of air that surrounds our planet. The biosphere is composed of all living organisms. Microorganisms, animals, plants, human beings, aquatic life, etc., are all part of the biosphere. It is the sum of all ecosystems. The term biosphere was introduced by geologist Edward Suess in 1875. Let us have a look at how energy flows within the existing ecosystem. Flow of energy in ecosystems. Energy is maintained in the ecosystems in a cyclic form. Primary producers, that is plants, algae, and bacteria, use solar energy for photosynthesis. Herbivorous animals feed on these plants. They make the second level. Predators or carnivorous animals prey on herbivorous animals, forming the third level. Decomposers include bacteria, fungi, molds, worms, and insects that break waste of dead organisms and return nutrients to the soil. In this manner, the nutrients obtained by plants from soil is returned back. Inorganic nutrient pool. Only 10% of energy is passed to the next level. Most of this energy is consumed for activities like growth, reproduction, defecation, etc. Summary. Earth has four spheres: lithosphere, hydrosphere, biosphere, and atmosphere. Biosphere comprises of living organisms, microorganisms, animals, plants, human beings, aquatic life, etc. Flow of energy in ecosystems is in a cyclic manner. Only 10% of energy is passed to the next level. Most of this energy is consumed for activities like growth, reproduction, defecation, etc. आई होप आपने ये वीडियो देख लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा. नाउ वी विल टॉक अब नेचुरल वेजिटेशन, वेयर द नेचुरल वेजिटेशन occurs, how it can be occurred. Okay, so there are mainly three spheres: hydrosphere, lithosphere, and atmosphere. Where these three spheres exist or meet up, a biosphere will take place. Okay, वहाँ पे biosphere that means where possibilities of animal livings or human livings. Okay, तो वहाँ पे biosphere create हो जाएगा. बायोस्फीयर क्रिएट होगा, ये यहाँ पे दे रखा है. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, दैट वी कॉल बायोस्फीयर. ठीक है. इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. तो एक बायोस्फीयर में क्या होता है कि इकोसिस्टम बना जाता है. जैसे ये मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर भी है, लिथोस्फीयर भी है और एटमोस्फीयर भी है. ठीक है, ये एक जगह पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, बायोस्फीयर क्रिएट हो गया. ये इस बायोस्फीयर में इकोसिस्टम भी क्रिएट होता है. सो यू नो व्हाट इज इकोसिस्टम, है ना. इकोसिस्टम क्या होता है, सारे जो जानवर वगैरह जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो एक से दूसरे पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, जैसे एक हिरण जो है, डियर्स जो होते हैं प्लांट पे डिपेंड रहते हैं. डियर्स को कौन खाता है, टाइगर खाता है. टाइगर को तो वैसे कोई खाता नहीं, लास्ट में क्या वो मर जाता है. वो मर के क्या होता है, सॉइल में ही मिक्सअप हो जाती है उनकी बॉडी. ठीक है, तो ये एक तरह से क्या इकोसिस्टम चलता रहता है और ये इकोसिस्टम ज़रूरी है. सपोज इस इकोसिस्टम में से कोई भी एक रिसोर्स या कोई भी एक एनिमल या कोई भी एक स्पीशीज
इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्शन पे, ख़त्म हो गई है, तो ये पूरे इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट डालेगा और जिससे ह्यूमन लिव्स पे भी खतरा बढ़ेगा, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और बाकी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अभी बहुत सारी स्पीशीज़ है जो एनिमल स्पीशीज़ जो है वो खतरे में है, गायब हो रही है वो धीरे धीरे, ठीक है, इस धरती से। अब प्लांट्स में क्या क्या यूजेबिलिटी हो सकती है, प्लांट्स की अगर बात करें तो, ठीक है, तो फूड है, शेल्टर है, मतलब पेड़ पौधे होते हैं, छाया वगैरह भी देते हैं जहाँ पे एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं। टिम्बर जो होता है, लकड़ी, जो स्पेशली ह्यूमन बींग्स के यूज़ के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह के फर्नीचर के लिए यूज़ होती है। ऑक्सीजन, द फॉरेस्ट एरियाज, द ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन ऑल्सो। शेल्टर बेल्ट्स, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द अर्लियर टॉपिक, that the human beings create a row of trees which is called shelter belts to protect the soil, okay, from erosion. And wildlife, what benefits we get from the wildlife, especially from the animals? We get wool from the sheep, okay, then we get hide, chamda हमको मिलता है, then we get meat also, the meat can be sold in the non vegetarian markets also, then the milk, okay, the human beings conserve milk, okay, and consume milk for their own benefits or for making some chocolates or curds or buttermilks also, okay, eatable products. Then vulture scavengers, what do you mean by vulture scavengers? Especially you can see here, okay, see here, ये दे रखा है यहाँ पे, ये vulture scavenger क्या होता है? Vulture scavenger, that means some of the insects which do the cleanup activity. आपने देखा होगा, इफ़ एनी एनिमल इज़ डाइड ऑन सम ऑफ द रोड्स और प्लेसेस, ओके, अगर कहीं से जगह पे कोई एनिमल वगैरह मर गया तो वो हम देखते हैं कि 7-8 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, ठीक है, कैसे होता है? सो देयर आर सम ऑफ द स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर का मतलब ही क्या होता है? साफ सफाई कर रहा है। देयर आर सो मेनी इंसेक्ट्स, व्हाट दे डू, दे ईट दैट डाइड एनिमल और यू कैन से और क्लीन अप, ओके, उनको साफ सफाई का काम करते हैं, वो ले जाते हैं अपने यूज़ के लिए या ये खाना खाते हैं उसको, जो भी करते हैं, जिससे क्या होता है, एक तरह से वो साफ सफाई का काम करते हैं। सो वल्चर स्कैवेंजर्स जो होते हैं, गिद्ध होता है ना, उड़ने वाली जो चिड़िया होती है, या फिर जो दूसरे जो होते हैं जानवर, जो मरे हुए जानवरों को खाने का काम करते हैं, तो they also has some importance in the ecosystem also, okay, they are also very much important in the ecosystem. Then heavy rain, okay, अब 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन की बात करें तो ये 3 तरह के एरियाज जो होते हैं रेनफॉल के, उसमें भी डिवाइडेड है। अब ऐसे जो एरिया, देर आर सर्टेन एरियाज वेयर द रेनफॉल इज सो मच हाई, ओके, वेयर हैवी रेनफॉल इज देर आर अबंडेंट ट्रीज, वहाँ पे अलग अलग वेराइटी के आपको पेड़ देखने को मिल जाएंगे, ओके, ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट, देखो आप ये हैवी रेन जहाँ पे, वहाँ पे ग्रास भी मिल जाएगी, अलग अलग तरह के पेड़ मिल जाएंगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ड्राई एरियाज लाइक द डेजर्ट एरियाज वेयर नो रेन एग्जिस्ट, जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? श्रब्स वगैरह, थॉर्नी बुशेस मिलेंगे आपको, झाड़ियाँ, जो कांटेदार पेड़ होते हैं, ठीक है, कांटेदार झाड़ियाँ होती है वो मिलेंगे आपको, हरे भरे पेड़ नहीं दिखेंगे वहाँ पे। देन इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट, ओके, जहाँ पे बारिश ठीक मात्रा में होती है, कभी सीजनल बारिश जो होती है, सो देयर वी विल फाइंड एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रीज, ओके, एवरग्रीन ट्रीज दैट मीन्स those trees which are evergreen, which remains the same no matter what the season is, okay, जो कोई भी सीजन हो वहाँ पे पेड़ हमेशा सेम रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट इफ यू टॉक अबाउट द डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट है सीजनल वाइज काम करते हैं, जैसे एक टाइम पे तो वो हरे भरे रहेंगे, लेकिन जब सीजन होता है, जैसे बारिश वगैरह नहीं हो रही, जैसे समर सीजन होता है, व्हाट दे विल डू, दे विल shrink their leaves on the ground, okay, उनके जो हैं, जो पत्तियां वगैरह होती हैं, उनको वो गिरा देते हैं, ठीक है, फिर बारिश जब होती है तो वापस से नई पत्तियां उगती हैं, तो उनको एक डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रीज के अंदर हम ले सकते हैं, ओके। नाउ एक्सटिंक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब नेचुरल रिसोर्सेज ये आपको जो देखा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सी यू कैन सी हियर, ये सब एनिमल्स के बारे में बता गया है। अब एक्सटिंक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब नेचुरल रिसोर्सेज को क्या खतरा हो रहा है,
ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है या फिर फॉरेस्ट एरियाज है वो कम क्यों हो रहे हैं, क्या ऐसी दिक्कतें हो रही है। तो सबसे पहले तो क्या, डिफॉरेस्टेशन। द ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग द ट्रीज और द फॉरेस्ट एरियाज फॉर देयर ओन पर्पज और फॉर देयर इंडस्ट्रियल पर्पजेस। लोग पेड़ों को काट रहे हैं, लकड़ियाँ उनके यूज़ में, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ करने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जिससे नेचुरल रिसोर्सेज खतरे में आ रहे हैं। देन द सॉइल इरोजन। The human beings are continuously using the same soil for their agricultural purpose or some other activity, which leads to soil erosion. Okay. Then next thing is constructional activities. Human beings are using the land area for constructional activities. Okay. So what will happen? That certain constructional area will not allow the rainwater to go downside the earth surface area. Okay. लैंड एरिया के अंदर जाने नहीं देगा बारिश के पानी को, जिससे क्या होता है, वो एरिया ख़राब हो जाता है, वहाँ पे फिर बाद में कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम ही होगा। फॉरेस्ट फायर्स आपने देखा होगा, बहुत ये यहाँ पे नीचे दे रखा है, बहुत जगह पे आग लग जाती है जंगलों में। अभी ये 2020 में तो बहुत ज़्यादा हो गए, अमेजोन फॉरेस्ट में भी आग लगी थी। देन ये देखो आप, हरियाणा में भी लगी थी। ये कैलिफोर्निया का बताया गया, कैलिफोर्निया में सबसे अब तक की सबसे खतरनाक जो आग लगी थी, फॉरेस्ट फायर। 5 lakh flee California fires. As California fires rage for 4th day, hopes rest on winds easing. Forest fires kill 41 in Greece. तो जंगल में कभी कभी आग लग जाती है, स्पेशली जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, बिजली वगैरह गिरती है, ओके, लाइटनिंग होती है, तब ज़्यादा होता है ये। सुनामी आ जाती है, स्पेशली द एरियाज लाइक जापान। ओके, जापान वगैरह में सुनामी का बहुत खतरा रहता है। ओके, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये एक्सटिंक्शन ऑफ दिस रिसोर्सेज ये है। एक्सटिंक्शन का मतलब भी वही होता है, लुप्त तो हो रहे हैं ये जानवर वगैरह, गायब क्यों हो रहे हैं अब। ठीक है, पानी कम क्यों हो रहा है या पेड़ पौधे कम क्यों हो रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो सुनामी कैसे आती है आपको पता ही होगा, जब समुद्र में एक सर्टेन समुद्र का जो भाग है, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे जो पानी है, सर्टेन नीचे के एरिया में अर्थक्वेक आता है, जिससे क्या होता है, ऊपर की लेयर्स फिर पानी की हिलने लगती है, तो आसपास का जो सरफेस एरिया अवेलेबल है, लैंड एरिया, तो पानी क्या एक तरह से उछलता है जब अर्थक्वेक आता है, तो वो जहाँ पे नहीं जाना होता वहाँ पे भी चला जाता है, सरफेस एरिया पे चला जाता है। जहाँ पे ह्यूमन बींग्स है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, उनके घरों में घुस जाता है, घर वगैरह पानी के फ्लो के साथ चले जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं एक तरह से। ठीक है, लैंडस्लाइड्स जो होते हैं, लैंडस्लाइड्स ऑब्वियसली हमने पढ़ा अभी, पहाड़ों से जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, स्पेशली इन द रेनी सीजन। पोचिंग ऑफ एनिमल्स, व्हाट डू यू मीन बाय पोचिंग ऑफ एनिमल्स? पोचिंग ऑफ एनिमल्स, दैट मीन्स for our personal benefit, what the human beings do for their personal profit and benefits, they try to kill animals, especially especially those animals which are extincted. Okay, ऐसे एनिमल जो ऑब्वियसली ऑलरेडी कम है अर्थ पे, जो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, बर्ड स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स हैं जो अर्थ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे एनिमल्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बहुत सारे ह्यूमंस क्या होते हैं, इनको बेचने के लिए या अपने पैसे कमाने के लिए उनको मार देते हैं और उनको बेचने का काम करते हैं। तो ये चीज़ें भी एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को खतरे में डाल रही है। ठीक है, एक तरह से एक्सटिंक्शन पे आ गए सारे नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ व्हाट वी कैन डू, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, अब इसको बचाया कैसे जाए? So the government takes some of the initiative steps to protect the natural resources and the flora and fauna or the wildlife animals also. They create national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves. Okay. बहुत बार गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल पार्क बनाती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स एक तरह से सिमिलर ही होते हैं, वहाँ पे जानवरों को प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल्स को बचाते हैं वहाँ पे रख के। ठीक है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स एक तरह से, जैसे मान लो ये एक सर्टेन एरिया है, ठीक है, बाहर की तरफ थोड़ा पानी वानी होगा, यहाँ पे सिटी एरिया है, ओके, और ये इतना जो एरिया है ये बीच में, इस एरिया पे ह्यूमन बींग्स वर्क कर सकते हैं अगर उनको कुछ पेड़ वगैरह चाहिए। ये बीच का एरिया अगर जैसे मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, ठीक है, जंगल एरिया, तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को अलाउ नहीं है जाने का। यहाँ से ये ना तो पेड़ काट सकते हैं, ना तो यहाँ के एनिमल्स को मार सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो एक तरह से क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएट कर रखा है। ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं इंडिया में, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स को अलाउ नहीं होता कुछ भी एक्टिविटी करने का, ना तो जाना अलाउ होता है, ना ही वहाँ से पेड़ वगैरह काटने का अलाउंस होता है।
Government does so many awareness programs to protect the trees and the forest areas also. Like आपने देखा होगा वन महोत्सव होता है, उसके बाद बीच में बहुत पहले चिपको आंदोलन किया था, चिपको एजिटेशन, ठीक है, जिसमें पेड़ों को काटने की मनाही की थी और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ा था, ओके। बट बाद में फिर अब वापस से ये शुरू होने लगा है। लॉज ऑन ट्रेड्स एंड पोचिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, ऐसे लोग जो जानवरों को मार काट के बेचने का काम करते हैं, सो देयर इज अ बैन, और उसके ऊपर लॉज बनाए गए, कानून बनाए गए सर्टेन, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट की गई है और कंडीशन क्रिएट की गई है। देयर इज अ organization, international convention, CITES, okay, CITES, that means the full form of it, see, you can see here, CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, okay, मतलब द ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक कन्वेंशन क्रिएट किया है जो जिसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो ऑलरेडी ऐसे जानवर जो खतरे में है, जो दुनिया से कभी भी ख़त्म हो जाएंगे, हट जाएंगे एक टाइम पे, ठीक है, तो उनके साथ जो हो रहा है, उनको मार रहे हैं, उनका बिजनेस कर रहे हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए साइट्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ है, ओके। साइट्स क्या काम करता है, प्रोहिबिट ट्रेड एंड सी इफ इट डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल, ओके। सो अंडर द साइट्स इनिशिएशन देयर आर ऑलमोस्ट अराउंड 5000 एनिमल्स इंक्लूडेड, ओके, 5000 टाइप के एनिमल स्पीशीज हैं एंड 28,000 टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, 28,000 तरह के पौधे हैं जो साइट्स में इंक्लूडेड हैं, जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स उनको बचाने का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, 5,000 तरह के जानवरों को बचाने का काम करता है और 28,000 तरह के पेड़ पौधे हैं उनको बचाने का काम करता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या क्या इसमें इंक्लूड है, बेयर्स है, भालू होते हैं, डॉल्फिन्स विच लिव्स इन ओशियन, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्किड्स एंड एलोइज, ये बहुत सारे जानवर और बर्ड्स होते हैं जिनको ये साइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो बचाने का काम कर रहा है, ठीक है। हॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके, काजीरंगा, ये नेशनल पार्क में जो जानवर सर्वाइव करते हैं उनका ये फोटो दे रखा है। हर्ड ऑफ चीतल्स, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। सी मैं जो भी बता रहा था आपको, 28,000 प्लांट स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हैं, 5,000 एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। You can easily notice here. So now I'll give you the question answers also in my next turn, okay. So if you have any doubt you can ask me personally, okay. Till then, thank you so much, stay safe, I hope you enjoyed this chapter and we will meet in the next chapter also, okay. Thank you so much, have a good day ahead.